हेलो सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैंने जो 100 क्वेश्चन वाली जो सीरीज़ अपने चला रखी है उसमें से मैंने अभी 10 क्वेश्चन ही डाले हैं ना पार्ट फर्स्ट में। आज मैं आपके सामने कुछ और क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। देखिए मेरा जो मोटिव है इन 100 क्वेश्चनों को डालने का वो जल्दी से जल्दी डालने का है, 25 तारीख से पहले। फिर तो मतलब 25 तारीख का कहने का मतलब 2 दिन में कोशिश करूँगा मैं, है ना। हो सकती है 26 बजाय, लेकिन कोशिश करूँगा इनको 2 दिन में डालने की। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इनको देख के जाना है, आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इन क्वेश्चन से। मेरे कहने का मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा आपको देखना है और मैक्सिमम नंबर्स आप इनसे बना सकते हो, मेरी गारंटी है इस चीज़ की, अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो। क्योंकि सारा सिलेबस ही कवर हो जाएगा भाई, कुछ रहेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। स्टार्ट करते हैं फिर। चलिए, तो मैं आपको 10 क्वेश्चन करवा दी थी ना, आज करेंगे हम बात 11वें क्वेश्चन की, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है आपका, हम चलते हैं जी पेज नंबर 151। मैंने क्या डायरेक्ट क्वेश्चन लिखे हैं और उनके पेज नंबर लिख रखे हैं बस, है ना, ताकि ज़्यादा टाइम ना खराब। अच्छा जी, पेज नंबर 151 पे 10.2 में आपका क्वेश्चन है 5 का। 10.2 में आपका क्वेश्चन है 5 का। इसमें आपको दे रखा है एक त्रिभुज, इसमें आपको गिवन है एक त्रिभुज गिवन है, नाम है इसका ABC और इसकी तीनों माध्यिकाएं आपको गिवन है, तीनों माध्यिकाएं आपको गिवन है इसमें। ये लो जी, AD BC और BE और CF, ये तीनों माध्यिकाएं हैं और ये तीनों जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं G पर। तो इसमें आपको प्रूव क्या करना है, 4 AD प्लस BE प्लस CF बराबर होना चाहिए आपके 3 AB। ये बराबर नहीं है शायद, यहाँ पे ग्रेटर होना चाहिए ना, ये ग्रेटर है इस क्वेश्चन में। AB प्लस BC प्लस CA, एक्चुअल में बुक में जो है ना यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, ये ग्रेटर इसमें है ना। चलिए जी, देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा सरल है, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, जब आप थ्योरम इसको प्रूव करते हो तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखते हो दिया हुआ है। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज है, तो आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में 3 माध्यिकाएं, तीनों माध्यिकाएं, ऐसे लिखना, तीनों माध्यिकाएं AD BE व CF, तीनों माध्यिकाएं AD BE व CF एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है ना, एक दूसरे को बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए जी, प्रतिच्छेद कर दिया आपने, ओके जी। चलिए फिर इसके बाद में क्या लिखते हो आप, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं अगेन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आपका टाइम नहीं खराब करना है ज़्यादा। इसके बाद मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट उत्पत्ति, किसी प्रकार की रचना की यहाँ पे कोई आवश्यकता आपको नहीं होने वाली, ठीक है। देखिए जी, पहला क्वेश्चन आपको देखो यहाँ से पकड़ना होगा कि कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे हम। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के ये समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे AD प्लस BE और CF कुछ दिख रहा है, माध्यिकाएं आपको दिख रही है, यहाँ पे आपको भुजाएं दिख रही है, तो आप सबसे पहले माध्यिकाओं को लेके आओ। आपको क्वेश्चन जैसे ही दिख रहा है तीनों माध्यिकाएं इंटरसेक्ट कर रही है G पर, तो आपको एक पता है, जो माध्यिकाएं होती है एक दूसरे को केंद्रक पर काटती है, वो केंद्रक जो होता है वो तीनों माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। जो भी माध्यिका है उस माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। दैट मीन्स आपकी जो माध्यिका AD है इसको करेगा AG अनुपात GD, जो आपका क्या होगा, अनुपात होगा 2:1। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आप सबसे पहले कि माध्यिकाओं का, या ऐसे लिख सकते हो त्रिभुज का केंद्रक, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक G, माध्यिकाओं को 2:1 के अनुपात में 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। सेंटर G डिवाइड्स मीडियंस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है, करता है, ये आपको पता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको देखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नीचे, है ना, यहाँ के बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो इसका मतलब आपकी जो सबसे पहले आपको माध्यिका दिख रही है AG, चलो एक बार इसको अनुपात में लिख देते हैं, AG अनुपात GD, क्या लिख सकते हैं इसको, 2:1, ठीक है। इसी को देखो मैं बट्टा में लिख रहा हूं, AG बट्टा
जी डी को आप क्या लिख रहे हो 2/1। अब देखना इसी को मैं क्या लिखता हूं, इसी को मैं क्या लिख रहा हूं, एक बार मैंने इसे लिख दिया ए जी बट्टा ए डी। क्या लिख सकते हो आप इसको 2:3 लिख सकते हो। अब ये थोड़ा सा समझना, देखो मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा जिससे ये आता है, लेकिन डायरेक्ट कैसे समझ में आता है। आपको एजी दिख रहा है, देखो एजी अनुपात जीडी अनुपातों में कितना है 2:1 है। नीचे क्या लिखा मैंने एडी कंप्लीट लिख दी, नीचे क्या लिखा है एडी कंप्लीट। एडी कंप्लीट कितनी है, ये पूरी है। इसमें क्या है एजी और जीडी दोनों है, तो ये अनुपातों में 2 है, ये 1 है, 2 रे कितने हो गए 3 हो गए। ठीक है, एक तो ये तरीका है। अगर ये नहीं समझ में तो आप इसको करो उल्टा, इसको उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो इसको उल्टा कर रहा हूं मैं ना, तो सीडी ऊपर चला जाएगा, एजी नीचे आ जाएगा, और इधर भी आपने उल्टा किया तो 1/2। अब दोनों साइड में आप क्या जोड़ोगे, एक एक जोड़ दिया, तो आपने इधर भी एक जोड़ दिया और इधर भी आपने क्या कर दिया एक जोड़ दिया। अब यहां पे आपने नीचे क्या लिया एलसीएम, आपने लिया एजी एलसीएम, तो और इधर आपने जो दोनों को जोड़ा तो 3/2 हो गया। ठीक है, फिर देखो ऊपर एजी प्लस जीडी बना, एजी प्लस जीडी पूरा क्या बन जाएगा एडी, तो ऊपर तो बन गया एडी, नीचे क्या बन गया आपका एजी, बराबर कितना हो जाएगा 3/2। अब आप ये देखो एजी बटा एडी में निकलेगा 2/3, उसका उल्टा करोगे तो ये चीज आ जाएगी ना वापस। ठीक है, चलो ये समझो, आप ऐसे ही कर लेना। ओके जी, अब देखना आप यहां से क्या करोगे, इसको यहां से कैसे अप्रोच लगती है। अब मेरे को क्या चाहिए, आप एक साइड को लेके चलो, इसमें दूसरी साइड अपने आप आएगी। एक साइड में आपको एडी बी कुछ ऐसा चाहिए ना, पहले आप यहां से एडी बनाओ। एडी बराबर क्या हो जाएगा आपका यहां से 3/2 एजी। कैसे, ये जो एजी है ना यहां पे गुणा में चला गया इसके। ठीक है, यहां तक। अब आपके पास में क्या आ गया एडी आ गया। अब आपको यहां पे केवल एडी थोड़ी चाहिए, बी भी चाहिए, सीएफ भी चाहिए आपको, है ना। ध्यान से देखना, आप मैं क्या लिख रहा हूं, इसी प्रकार आप दूसरी जो बनाओगे, आप एक काम करो इसको इसी प्रकार लगा के डायरेक्ट लिखो, है ना, बार बार नहीं लिखना आपको ऐसे। इसी प्रकार एडी, अब ये रही आपकी पूरी एडी, ये जो है एजी की 3/2 है, मतलब ऊपर वाली की 3/2। वैसे ही आप क्या लिख सकते हो बीई, वैसे ही आप क्या लिख दोगे बीई जो होगी वो आपकी जो बीजी होगी ना उसकी 3/2 होगी, 3/2 बीजी। वैसे ही आपकी जो सीएफ माध्यिका होगी वो 3/2 किसकी होगी सीजी की। यहां तक आपको चीज समझ में आ रही है, होपफुली आपको चीज यहां तक समझ में आ रही है। अब देखना आप क्या कर रहे हो उसको, मैं जो है अगर इसको आप इक्वेशन देना चाहो तो इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो एक बार, और इसको 3 दे दिया आपने। ठीक है, आपको देखो क्या चाहिए एडी और बी और सीएफ अलग अलग चाहिए ना, तो एक बार एक को जोड़ो आप, पहले एडी और बी को जोड़ दो। तो कहने का मतलब है आपने जोड़ा समीकरण 1 प्लस में समीकरण 2 जोड़ दिया, तो यहां से एडी और बी एक साइड में जुड़ जाएगा आपका, एडी प्लस बी बराबर में देखो क्या जुड़ा 3/2 एजी 3/2 बीजी। तो आपने क्या किया 3/2 एजी प्लस में बीजी। भाई 3/2 क्या ले लिया आपने, कॉमन ले लिया आपने। ठीक है, एजी प्लस बीजी को आपने एक जगह जोड़ दिया। अब देखो भाई एडी और बी तो आपको चाहिए, लेकिन बीच में जो निशान जो चाहिए ना आपको, ये आपको कौन सा चाहिए, ग्रेटर देन या लेस देन जो भी आता वो चाहिए, बराबर नहीं चाहिए। क्या निस्तारण करेंगे, मतलब आपको कहीं भी आप इस क्वेश्चन में देखोगे आपको एजी और बीजी चाहिए क्या, नहीं चाहिए, वो हटाने पड़ेंगे आपको। आपको क्या चाहिए, त्रिभुज की भुजाएं चाहिए। तो आप एक काम करो एजी और बीजी को देखो इसमें, और कोई एक त्रिभुज की भुजा भी देखो जो इनसे मिलकर बनी हो, मतलब इनके साथ में जुड़ी हो। तो देखो ये रही आपकी एजी और ये रही आपकी बीजी, और इनके साथ में इन दोनों भुजाओं के साथ में एक भुजा ये लग रही है, तो कनेक्शन इस त्रिभुज में बनेगा। कौन से में, ए बी जी में। अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं, त्रिभुज ए बी जी में। अब आपको यहां पे एक कथन लिखना पड़ेगा। कथन कौन सा, मैं बोल देता हूं, मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल देता हूं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे आपका। किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को जोड़ने पर उसका योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, ज्यादा होता है। इफ वी एडेड, या ऐसे कहूं, द सम ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ टू साइड ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन ऑफ थर्ड साइड। कहने का मतलब है दो साइड का जो योग होगा, सम होगा, वो तीसरी साइड से ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो मैंने त्रिभुज कौन सा लिया है, ए बी जी। इसमें ए जी और बी जी का जो सम है वो तीसरी साइड से क्या ग्रेटर है, मतलब आपका ए जी प्लस बी जी का जो सम है वो तीसरी साइड ए बी से क्या है, ग्रेटर है। अब आपको देखो ये इक्वेशन दिख रही है, आपको ये इक्वेशन दिख रही है। अब इस ए जी और बी जी की जगह जब मैं ये पुट करूंगा, देखो यहां से थोड़ा और समझना, जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास में क्या बनेगा, ए डी प्लस में बीई ग्रेटर देन 3/2, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, ए बी। तो भाई थोड़ी चीज समझने वाली ये है कि यहाँ पे आपके उसमें बराबर था, यहाँ पे आप ग्रेटर कैसे आ गए। देखो ए जी प्लस बी जी है, वो किससे बड़ा है, ए बी से बड़ा है।
मतलब ये चीज ए बी से बड़ी है ना, इसकी जगह मैं कुछ छोटी चीज लिख रहा हूं। भाई ये संख्या बड़ी है ए बी से, ये जो भी ए जी प्लस बी जी कुछ भी आया चाहिए, ये ए बी से बड़ी है, तो कहने का मतलब इसकी जगह मैं छोटी रख रहा हूँ। छोटी क्या रख रहा हूँ? ए बी रख रहा हूँ। तो ये पूरा इधर वाला क्या बनेगा? छोटा बनेगा। तो मैंने देखो छोटा इधर जो इसको बंद किया ना, ये जो नोक है ये इसकी साइड, इसका मतलब इधर छोटा है इधर बड़ा है। तो आपके पास में ये इक्वेशन आ गई एक नई, ये बन गई, मैंने 4 नंबर की इक्वेशन इसको दे दिया। यहां तक आ गई चीज क्लियर। अब इंपॉर्टेंट यही होने वाला है ना, इसको तो मिटा देता हूं ऊपर वाले को, इसमें तो कुछ है ही नहीं है। ये तो आप गिवन जो है ये तो आप लिख सकते हो इजीली, है ना। चलिए जी, अब देखना आगे बहुत ही सरल है। अब तो ए बी जी दिख गया ना आपको। पहले आपने बताया ए डी प्लस बी को जोड़ा था। अब देखना, अब मैं एक काम करता हूं, इस ए के साथ में मैं 3 को जोड़ता हूं, है ना। इसको ध्यान में रख के चलना आप। अब मैं देखो क्या जोड़ता हूं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3। एक काम कर सकते हो आप, यहां से भी सिमिलरली लगा डायरेक्ट कर सकते हो, इसी प्रकार लगाइए, लेकिन आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है। अब देखो 1 और 3 को जोड़ोगे तो ए डी प्लस सी एफ, और इधर आपका बनेगा 3/2 ए जी प्लस सी जी, ठीक है। तो इधर तो आपका देखो ये बन गया। अब आप जैसे उसको जोड़ने के बाद में आपने क्या लिखा था? त्रिभुज। भाई देखो अब यहाँ पे क्या चाहिए आपको? ये चाहिए ही नहीं। कौन से त्रिभुज में? ए जी और सी जी। ये रहा आपका ए जी, ये रहा आपका सी जी, और तीसरी साइड क्या है? ये। तो ए सी जी में तो आप क्या लिखोगे ऐसे? त्रिभुज ए सी जी में। अब वो कितना आपको बार बार नहीं लिखना है ना, तो आप क्या लिख दोगे डायरेक्ट? ए जी प्लस सी जी जो ग्रेटर देन होगा तीसरी भुजा से, मतलब ए सी से। फिर इन दोनों से आप क्या लिखोगे? इससे और इससे, वही जैसे आपने अभी किया था, ए डी प्लस सी एफ जो होगा ग्रेटर देन होगा 3/2 ए सी से। इसकी जगह आपने ये पुट कर दिया, ग्रेटर देन का आपने निशान लगा दिया। निशान कैसे लगाया वो मैंने आपको नीचे समझा दिया। इसी प्रकार आप समीकरण जोड़ोगे। पहले आपने 1 और 2 को जोड़ा, 1 और 3 को जोड़ दिया, अब जोड़ोगे आप 2 और 3 को। समीकरण 2 प्लस समीकरण 3, है ना। तो समीकरण 2 तो ये रही आपकी, ये रही, इन दोनों को जोड़ना है ना। तो इधर आप जोड़ोगे तो बनेगा आपके पास में बी ई प्लस सी एफ, इधर बनेगा आपके पास में 3/2 बी जी प्लस में सी जी। अब अगेन आप वही फंडा देखो, बी जी और सी जी कहाँ पे है? ये रहा बी जी, ये रहा सी जी, तीसरी साइड कौन सी है? बी सी। तो त्रिभुज बी सी जी में क्या बनेगा? वही आपका बी जी प्लस में जो सी जी बनेगा ना, ये ग्रेटर किससे होगा? आपकी जो थर्ड साइड है बी सी से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। अब ये आप यहाँ पे पुट करेगो तो देखो क्या बनेगा? बी ई प्लस में सी एफ ग्रेटर देन होगा आपका 3/2 बी सी से। इसको आपने एक काम करो, इसको 4 नंबर दे दिया ना, इसको आप दे दो 5 नंबर, इसको आपने दे दिया 6 नंबर। अब देखना आप चीजें हो रही हो क्लियर? होंगी लगभग तो हो गई आपकी, है ना। अब आपको ए डी समीकरण 4, 5 और 6 जो आपको दिख रही है ना, उनको जोड़ देना है बस। समीकरण 4, 5 और 6 को जोड़ देना है बाई एडेड इक्वेशंस 4, 5 एंड 6, ठीक है। अब देखना इधर तो आपके पास में क्या है? ए डी प्लस में बी ई, फिर 5 में क्या है? ए डी प्लस सी एफ, 6 में क्या है? बी ई प्लस में सी एफ। बीच में निशान कौन से है? ग्रेटर का। ये 3/2 तीनों में कॉमन ले लूं भाई, 3/2 ए बी, 3/2 ए सी, 3/2 बी सी। तो ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी सी ले लिया कॉमन, ठीक है यहाँ तक। अब ये देखो ए डी 2 बार है, बी ई 2 बार है, सी एफ 2 बार है, तो सारे 2 बार है तो 2 को बाहर ले लेता हूं, और अंदर क्या बन जाएगा? ए डी प्लस में बी ई प्लस में सी एफ, और इधर आपका 3/2 ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी। अब ये जो 2 है ना नीचे, ये इधर आ जाएगा इसके मल्टीपल में, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका ए डी प्लस में बी ई प्लस में आपका सी एफ, और इधर आ जाएगा 3 ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी, ठीक है जी। तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको दोबारा क्या करना है देख ही लेना है इसको, है ना। अगर नहीं समझ में आए तो कहीं पर भी नहीं है, दोबारा देख लो इसको, ठीक है, क्योंकि आपको जल्दी से करवाने है ना सॉल्यूशन, टाइम थोड़ी है आपके पास में। फिर जो है ना मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 174 पेज पे है 15 का, 174 पेज पे आपका 15 का। हाँ देखो ये क्वेश्चन जो है आपका वो है बी अपॉन सॉरी ई एक्स अपॉन बी जो है आपको 1/3 जो इसमें प्रूव करना है, और आपकी बुक में जो ये दे रखा है 1/2 है ना। तो वो करेक्शन करवा के आपको कराया भी था जब मैंने पढ़ाया था,
जिसको भी स्कूल में मैंने पढ़ाया था वहां पे मैंने 1/3 इसमें करा दिया था। ठीक है, चलिए जल्दी से चलते हैं 174। हाँ जी, देखो 174 पेज पे नीचे नीचे 15 का क्वेश्चन। आपकी 11 की प्रश्नावली 11.23 है, शायद 3 होगी। देखो क्या है, आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है ना। चलिए जी, सबसे पहले आप त्रिभुज बनाओ। ये बना दिया हमने त्रिभुज ABC। ये लो जी ABC। ये बोला BC भुजा की मध्य बिंदु D। ये D इसका क्या है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु होने का मतलब BD और DC दोनों बराबर हैं। AD का समद्विभाजन करती हुई, तो पहले आप AD तो बनाओ। ये AD बना दी। ये करा समद्विभाजन, समान दो भाग में, है ना। समद्विभाजन करते हुए BC इस प्रकार की रेखा खींची। ये लो जी, BC हमने रेखा खींच दी जो AD को ई पर काटती है, ई पर काट रही है, AC को अक्ष पर मिल रही है। तो सिद्ध करो कि EX और ये BE, तो आपको सिद्ध करना। ठीक है, देखो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन में आपको कम से कम दो कंपैरिजन के लिए 2 प्रकार की इक्वेशन सही होंगी। वो कैसे बनेंगी, वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप लिखोगे गिवन। गिवन में देखो क्या लिखना है, मैं बता देता हूं ना। मेन चीज क्या है आपकी, जो आप प्रूफ जो करोगे, उत्पत्ति जो है। गिवन में क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में D जो है BC भुजा का मध्य बिंदु है, और AD को समद्विभाजन करती हुई BC आपने एक रेखा खींची BX भी बोल सकते हो, या फिर एक रेखा खींची जो अक्ष से एक बिंदु है जो AC पर जाकर मिलता है। अब देखो ये जो E है ना, ये इस भुजा का भी क्या है, मध्य बिंदु है। ये आप ध्यान में रखना। कैसे पता चला, क्योंकि इसने कहा कि ये समद्विभाजन करते हुए जा रही है। तो ये चीज आपको गिवन में लिखनी है। मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ताकि टाइम ना थोड़ा टाइम बच जाए आपका ना। फिर इसके बाद में आप लिखोगे इसमें टू प्रूव का मतलब है आपको सिद्ध क्या करना है ना। टू प्रूव मीन्स आपको क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको। ये चीज ध्यान में रख के चलनी है आपको कि ये चीज आपको लेकर आनी है इसमें ना। ये लो जी, ये आपको सिद्ध करनी है इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसमें थोड़ा सा आपको जो है वो कंस्ट्रक्शन जरूर करना पड़ेगा ना। कंस्ट्रक्शन, ये देखो आपको क्या करना है। ये जो EX है ना, इस EX के पैरेलल आप कोई लाइन ले लो। इसे EX के पैरेलल आपको क्या लेना, कोई लाइन लेना है। इसको मैं एक काम करता हूँ, F नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो आप बोल लिखना इसमें EX पैरेलल DF। EX के पैरेलल आपने क्या ले ली, इसमें DF ले ली। ठीक है, अब देखना आप इसमें, अब आपको करना है इसका जो भी प्रूफ है, उत्पत्ति आपको इसकी निकालनी है। चलो इसको सिद्ध करते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सरल क्वेश्चन है। हो सकता है आपको लगे, देखना मैं जो बता रहा हूँ आपको वो देखना। एक आपके पास में इसका जो ट्राइंगल है वो है ADF और AEX। ठीक है, एक आपके पास में जो दूसरा जो हम लेंगे वो लेंगे अपन BCX और ये DCF। इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे इस क्वेश्चन में। तो पहले मैं ले रहा हूं AEX तथा ADF में। देखना, इन ट्रायंगल AEX एंड ट्रायंगल ADF। भाई ये कुछ इंग्लिश नहीं लिख रहा हूं, कुछ बोलेंगे सर ये क्या अंग्रेजी में लिख रहे हो, AEX और ADF में। ठीक है, अब देखो AEX ऊपर वाला त्रिभुज आपको दिख रहा है ना। मैंने क्या बोला है, EX जो है वो पैरेलल किसके हैं, DF के, मतलब समांतर है। अब ये जो ऊपर वाला कोण A है, तो पहले ये लिखा तो मैंने, इसका कोण हो जाएगा EAX, कोण EAX जो है, और इसका कोण कौन सा है, DAF। ये दोनों में क्या है, कॉमन एंगल है। भाई ये दोनों ट्रायंगल में दिख रहा है, दोनों में क्या है, कॉमन है। इसके अलावा मैं एक कोण यहाँ वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ये वाला कोण, एक तो मैंने क्या लिया है, ये वाला ऊपर वाला कोण लिया है। ये आप देख सकते हो ऊपर वाले त्रिभुज में भी है, ये देख सकते हो आप बड़े वाले त्रिभुज में भी है। ठीक है, तो ये कोण है आपका ऊपर वाले में लूँ इसको अगर मैं, तो ये हो जाएगा AXE, और नीचे वाले में लूँ तो मैं इसको, यहाँ वाला कोण है ना AFD, कोण AFD। ये क्या आपका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपका है कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, बोले तो संगत कोण है हिंदी में बोले तो। अब देखो दो कोण इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब जो आपका AEX है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ADF के। सिमिलर का मतलब है समरूप हो जाएगा। जैसे ही समरूप हो जाता है तो हम कहते हैं भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो देखना, ऊपर वाले की AE भुजा, नीचे वाले की AD भुजा, नीचे वाले की EX भुजा, सॉरी ऊपर वाले की EX भुजा, नीचे वाले की DF भुजा, ये दोनों ये क्या हो जाएंगे आपकी, इक्वल हो जाएंगे। तो यहां से आप देखना इसको हम क्या लिख सकते हैं,
अभी ये भी काम में नहीं आ रही ना, ठीक है, ए आ रही है ये वाली, और एडी। अब देखना एडी जो भुजा है, एडी क्या आपकी पूरी भुजा है ना, इस एडी को मैं ए के शब्दों में लिखूं तो 2a लिख सकता हूं। 2a क्यों लिख रहा हूं, क्यों, जो ई है ना ये इस भुजा का मध्य बिंदु है, तो ए और ये जो ईडी है दोनों बराबर हैं। अरे मतलब कह रहे हैं कि एडी जो है ना इसका आधा भाग ही तो ये है, आधा ही ये है। अगर मैं इस ऊपर वाले आधे का 2 गुणा कर दूं तो पूरा एडी मिल जाएगा। देखना ऐसे, मतलब ए ई बट्टा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 2a नीचे वाले को, और इधर आपका ई एक्स बट्टा डी एफ है, ये से हो गया कैंसिल। तो यहां से आपके पास में आ गया 1/2 बराबर ई एक्स बट्टा डी एफ। यहां से आपके पास में डी एफ बराबर आ गया 2e(x), इसको आपने दे दिया 1 नंबर। ठीक है, देखो आपने क्या किया, ये थोड़ा सा समझने वाला है ना। इसने क्या बोला था कि ये जो रेखा है ना इसको 2 भागों में बांट रही, इसको 2 भागों में बांटने का मतलब होता है समान भागों में, समद्विभाजन का मतलब समान। तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों बराबर है ना। तो मैंने एक भाग उठाया, उसका 2 गुणा कर दिया, ये पूरा बन गया। पूरा क्या एडी है, तो मैंने एडी क्या लिखा है 2a। एक चीज तो ये हो गया, एक ट्रायंगल तो आपने ये ले लिया। फिर मैं देखो ट्रायंगल कौन सा ले रहा हूं, BCX DCF। इन ट्रायंगल DCF एंड ट्रायंगल BCX, इसमें देखो आपकी कौन सी समांतर है, ये DF है, ये इस EX के समांतर थी ना, तो भाई इस पूरी BX की भी तो समांतर ही होगी। ये चीज आप लिख देना ना साइड में। पहले तो आप यहाँ पे चलो ये लिख दो पहले, या फिर ऊपर लिख देना, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिखना आप इसमें कि आपकी जो DF है वो किसके पैरेलल है, पूरी BX के है। देखो आपने DF को किसके पैरेलल लिया है, EX के लिए है ना, ये रही आपका DF, इसको आपने इसके पैरेलल लिया है, तो इसको आपने आगे इसी को तो बढ़ा रखा है, तो ये पूरी BX की भी क्या होगी, पैरेलल होगी। अब देखना आप इसको, एक ये वाला जो कोण है दोनों में, तो आप इसका जो कोण होगा कोण DCF और इसका कोण BCX, आप क्या लिखोगे उसकी तरह कॉमन एंगल। इसके अलावा कोई एक कोण और बराबर कर दो, चलो यहाँ वाला ही कर देते हैं, ये वाला कोण दोनों में है ना, तो इसका तो हो जाएगा DFC और इसका क्या हो जाएगा BXC। क्या बोलोगे, संगत कोण, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे ये दोनों हुई है तो आप इसको क्या लिखोगे, DCF जो है, सॉरी ये वो आपके सिमिलर हो जाएगा BCX के। जैसे ही सिमिलर हुआ, जैसे आपने यहाँ पे लिखा है सेम, वो का वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्या लिखोगे आप यहाँ पे, पहले ऊपर वाले का मैं लिख देता हूँ DC भुजा, नीचे वाले की BC भुजा है ना, और इधर आप लिखोगे DF जो है अपॉन में BX। देखो एक चीज है, चलो मैंने ये लिख तो दिया, लेकिन समझ में नहीं आया कि सर आपने ये क्यों लिखा। ये देखो मैं यहाँ मैंने बताया नहीं आपको, यहाँ फिर से बताता हूँ। ऊपर वाले त्रिभुज AX की मैंने ली A भुजा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर करते हैं जब हम किसी 2 त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ऊपर वाले की A भुजा ली, तो देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था कि इसका आपको पता कैसे चलेगा ना कि इसको कैसे लिखना है। देखिए दिमाग में एक चीज़ है, जैसे मेरे को ना तो DC चाहिए ना मेरे को BC चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखो पहले क्या लिख रहा हूँ DC, इस BC को मैं क्या लिख रहा हूँ 2 DC। मैंने क्या लिखा इसको 2 DC। भाई DC का डबल करोगे आप BC आ जाएगा आपके पास में 2 बार, इधर आ गया आपके पास में DF अपॉन BX, DC से DC कैंसिल। यहाँ से आपके पास में क्या आ गया 1/2 DF बट्टा BX आ गया, और यहाँ से इसको सोल्व किया तो BX बराबर आ गया आपके पास में 2 DF। ये समीकरण हो गया आपकी 2 नंबर। अब देखो यहाँ से मैं आपको बता रहा था कि कैसे दिमाग में लाए। मैंने यहाँ पे क्या लिखा AE/ED और EF/DF, EX/DF। तो ये रही आपकी AE और ये रही आपकी ED, तो AD ये रही। तो यहाँ से क्या होगा कि मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि जब आप जो AD है ना इसको 2A लिख के आप A से कैंसिल कर दोगे। भाई कैंसिल करने का मतलब क्या, मेरे को लाना तो यही है ना, आपकी प्रायोरिटी क्या है EX और B की फॉर्म लाना। EX मेरे को यहाँ से मिल रहा है, इसको मैं रखूंगा। यहाँ पे देखो BX भी मिल रहा है, ये BX जो है ये कहीं ना कहीं BE और EX दोनों से मिलकर बना है, तो ये भी अपने काम आ जाएगा। अब आप यहाँ से देखना समीकरण 1 और 2 से, मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ ना, यहाँ से आप देखना ये इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो इसको देखना, अब देखना समीकरण 1 और 2 से आप ये जो BX है इसको मैं लिखा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। BX बराबर क्या आपका 2 इंटू DF है, इस DF की जगह आप क्या लिख सकते हो 2EX। क्या लिख सकते हो 2EX, तो ये हो गया आपका 4EX। सर ये भी ठीक है, EX मेरे को चाहिए, ये भी ध्यान में रखो आप साथ साथ में, EX मेरे को चाहिए, BE
बी नहीं है तो इस बी एक्स को देखो, ये आप कंप्लीट बी एक्स, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बी और ई एक्स का योग लिख सकता हूँ ना। तो बी ई प्लस में ई एक्स और इधर आपका 4 ई एक्स, ये ई एक्स तो साइड में चला जाएगा तो इधर तो रह जाएगा आपका बी ई, और ये हो जाएगा 4 ई एक्स माइनस का ई एक्स, तो कितने हो जाएंगे 3 ई एक्स हो जाएंगी आ रही चीज में। फिर इस ई एक्स को इसके नीचे लेके आ दो इधर, तो बी ई बट्टा ई एक्स, इधर क्या रह जाएगा 3/1। लेकिन आपको तो ये नहीं चाहिए ना, इसका उल्टा चाहिए, तो दोनों साइड में उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा ई एक्स बट्टा बी बराबर 1/3 आ रही चीज में। तो ऐसे करेंगे, तो मतलब आपको कौन सा अनुपात कौन सा लिखना, वही लिखना है जो आपको चाहिए आगे, और आप भुजाओं को हटा सको वापस, ये दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। इसके बाद में जो है आपका एग्जाम्पल 10 का, वो देखो आप 183 पेज पे, आपका 183 पेज पे जो एग्जाम्पल 10 का है वो देखो आप। जो आप है ना ये 9ad स्क्वायर 7ab स्क्वायर कुछ इस प्रकार का है ना एग्जाम्पल, वो देखो आप। चलिए मैं उसका डायग्राम बना देता हूं। थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना। तो आपको देखो क्या दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, और आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, ये जो डी है ना कुछ इस प्रकार, मतलब ये डी जो पॉइंट है इस बी सी पर इस प्रकार से आपका, कि आपका जो बी डी है ना वो क्या है इस बी सी का 1/3 है, मतलब एक ये आपको दे रखा है, ये कुछ इस प्रकार से आपको पॉइंट दे रखा है। तो सबसे पहले आप वही क्या लिखोगे इसमें, गिवन क्या आपको समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है ना, जो प्रूव करना वो देख लेता हूं मैं एक बार। इसमें सिद्ध क्या करना आपको सिद्ध करना है 9ad स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर। तो ये चीज आपने गिवन में लिखोगे, आप फिर लिखोगे आप टू प्रूव, क्या लिखोगे इसमें 9ad स्क्वायर बराबर 7ab स्क्वायर, ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा छोटा सा, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंस्ट्रक्शन रचना करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन का मतलब है रचना, है ना। तो रचना क्या करोगे, आपने यहां से ऐसे जो है इससे बीसी पर आपने डाला परपेंडिकुलर, क्या डाला आपने परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब देखो जैसे ही मैंने परपेंडिकुलर डाला ना, तो आप यहां से लिखोगे मतलब कंस्ट्रक्शन में कि ए ई परपेंडिकुलर किस पे, बीसी पे, और जैसे ही आपने परपेंडिकुलर डाला तो आपका ये जो बी नया भाग बना है बी ई, ये इस पूरी बीसी का कितना होगा, आधा होगा, ठीक है। जो आपने बी बनाया पूरे बीसी का क्या होगा, आधा होगा। कैसे पता चला सर आपको आधा होगा, भाई मैंने जैसे ही परपेंडिकुलर डाला, लंब डाला, तो समबाहु त्रिभुज का चाहे लंब हो चाहे माध्यिका का हो, ये सारे सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर मिलते हैं। आपको पता है समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, शीर्ष लंब, लंब केंद्र, लंब केंद्र, जो आपका अंत केंद्र है, परिकेंद्र, वो सारे क्या होते हैं, एक ही जगह होते हैं ना। तो जैसे माध्यिका सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलेगी, वैसे आपका जो शीर्ष लंब होगा वो भी सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलेगा। मध्य बिंदु पर मिलने का क्या मतलब हो गया, मतलब ये दोनों जो भाग हुए क्या हो गए, दोनों मतलब ये बीई और इसी दोनों क्या हो गए, आधे आधे हो गए ना। ये आ गई थी चीज में। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की, समझ रहा है इसको, है ना। देखो भाई मेरे एक चीज देखना, आप ये प्रूव करना ना, दिमाग इस पे रहना चाहिए। एडी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाली फॉर्म कब बनती है, जब आपके पास में समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब 90 डिग्री। तो मैंने कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री का ही क्यों डाला, इसका कारण ये है समकोण त्रिभुज आपके पास में मतलब राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए आपको। तो राइट एंगल ट्राइंगल से आपके सामने आनी चाहिए। दो अलग अलग साइड है, दोनों एडी और ए बी, देखो ये रहा आपका ए बी और ये रहा ए डी। तो ए डी बी ट्राइंगल देखो, तो ए डी बी ट्राइंगल में आपके पास में 90 डिग्री एंगल ही नहीं है। इसका मतलब वो दोनों साइड लेने के लिए आपको कम से कम दो ट्राइंगल की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं देखो पहला कौन सा ले रहा हूं, ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है भाई। 90 डिग्री के सामने वाला कौन आपका है, सॉरी 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण होती है भाई, आधार और लंब होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा मैं इसमें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है आपकी, ए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में बी ई स्क्वायर, ठीक है यहां तक। अब देखना मैं यहां से इस ए का मान निकाल रहा हूं ना, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर माइनस का बी ई स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, ए स्क्वायर को एजीटीज रखा, इस बी को इस साइड में लेके आ गया, माइनस का हो गया। फिर यहां से देखना आप ए बी स्क्वायर नीचे सोल्व कर लेते हैं ना, नीचे सोल्व कर लेते हैं इसको। यहां पे वो दूसरा साइड वाला सोल्व कर लेंगे। अब देखना इसमें ये तो आपका ए स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर माइनस,
बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी बट्टा 2, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा बी सी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। फिर देखना आप, इसका आपने लिया 4 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर, किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर के ना। इसको आपने इक्वेशन दे दी 1 नंबर, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपने दूसरा जो ट्रायंगल ले लिया, दूसरा ट्रायंगल 90 डिग्री के साथ में ये रहा ए डी ई, ए ई डी। एक काम करो, इसमें भी आप ये जो ई है ना ये बीच में लिखो, इसमें भी जो ई है ना ए ई बी लिखो इसको। इसका कारण क्या है कि जो 90 डिग्री है ना वो बीच में जो हम वर्टेक्स लिख रहे हैं उस पर बना हुआ, इससे ये डिफाइन होता है ना। तो इसमें ए डी लिख लिया मैंने। यहां से देखना वही आपका पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखोगे आप, ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। यहां से अब यहाँ पे मेरे पास में ए आ गया, वहां से भी मैं ए स्क्वायर निकालूंगा, दोनों को बराबर करूंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास ए स्क्वायर को मेरे को चाहिए ही नहीं वहां पे, तो ए को रिमूव करना पड़ेगा आपको वापस। यहां से मैंने ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला तो वो हो गया ए डी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर, ठीक है। ए डी स्क्वायर को एजीटी जगह, अब डी देखो आप, ये डी रहा, ये आपके कहीं भी काम नहीं आ रहा है, लेकिन आपको इसकी कौन सी फॉर्म में चेंज कर सकते हो, मतलब बीई में से आप बी डी घटा दो, बीई में से आप बी डी घटा दो, क्या रहेगा, डी रहेगा। आपने क्या किया, बी डी में से आपने घटा दिया बी और इसका कर दिया आपने होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना इसको आप, ये तो हो गया आपका ए डी स्क्वायर माइनस बी डी की जगह क्या लिख सकते हो आप, बी सी बट्टा 3, बी ई की जगह क्या लिख सकते हो आप, बी सी बट्टा 2 और आपने कर दिया स्क्वायर ए डी स्क्वायर माइनस, जब आपने इन दोनों को माइनस प्लस जो भी किया तो वो आ गया बी सी बट्टा 6 और इसका आ गया क्या, स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बट्टा में हो गया आपका 36, और यहाँ पे आपने निकाला ए स्क्वायर बराबर 36 ए डी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा आपका 36, और इसको आपने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो ये भी ए स्क्वायर के बराबर, ये भी ए स्क्वायर के बराबर, आपने लिखा समीकरण 1 और 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इधर तो हो गया आपका 4 ए बी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर बट्टा में 4 बराबर में, इधर हो गया आपका 36 ए डी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर बट्टा में 36। देखो 4 से आपने डिवाइड किया 36 को 9 टाइम, 9 को मल्टीपल करो यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल, तो 9 को 4 से किया 36 ए बी स्क्वायर माइनस का 9 बी सी स्क्वायर, इधर आपका है 36 ए डी स्क्वायर माइनस का बी सी स्क्वायर। अब देखो ए डी स्क्वायर आपको एक साइड में चाहिए, तो ए डी को इधर रख लेते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं ना, तो 36 ए बी स्क्वायर माइनस का 9 बी सी स्क्वायर, ये बी सी इधर आएगा तो प्लस का बी सी स्क्वायर और यहाँ रह जाएगा 36 ए डी स्क्वायर। अब सर एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आपने एक तो ए डी वाला पार्ट निकाल लिया, लेकिन यहाँ पे आपको क्या चाहिए, एक साइड में आपको चाहिए ए बी वाला पार्ट, तो यहाँ पे तो बी सी भी आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, इन जो आपके पास में बी सी है ना, इसको भी आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो, ए बी में। क्यों कर रहे हो वो कारण अभी लिखेंगे अपन। इसको भी आपने क्या कर दिया, ए बी में आपने कन्वर्ट कर दिया ना, कारण आप यहाँ पे लिख दो, क्योंकि ए बी बराबर क्या है आपका बी सी है और बी सी बराबर क्या है सी है, तीनों भुजाएं आपकी बराबर है, क्यों है, क्योंकि ये संभव त्रिभुज है ना। अब देखो 36 में से आपने 9 घटाई, कितने हो जाएंगे 27, 27 और ये कितने हो जाएंगे आपके 28 ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 36 ए डी स्क्वायर। तो आपके पास में क्या आ गया, 28 ए बी स्क्वायर बराबर 36 ए डी स्क्वायर है ना। अब देखना आप दोनों को आपने 4 से कैंसिल किया, तो ये 4 7 28 ए बी स्क्वायर, इसको 4 से किया तो 9 ए डी स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है। इसके बाद में जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है 207 नंबर पेज पे है, आपकी थ्योरम है 12.8 की थ्योरम है। ये देखो मैं इसमें गिवन जो आपको दिया हुआ है वो नहीं लिखा रहा हूं, तो इसमें क्या दिया हुआ आपको, एक संभव त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और दे रखी है कि डी जो है वो बी सी भुजा पर इस प्रकार से है कि बी डी जो है वो क्या हो जाएगा, बी सी का 1/3 हो जाएगा। तो ये चीजें तो आपको प्रमेय में दी गई होती है ना, वो तो लिख ही सकते हो आप, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर आपकी जो प्रमेय नेक्स्ट मैंने पेज नंबर बताया आपको कितना, 207 नंबर पेज पे आपकी प्रमेय नंबर 12.8। तो पहले देखो मैं वो बना देता हूँ आपको, एक्चुअली में वो क्या है मैं इसे समझा दूंगा।
चलिए जी, आपको देखो प्रमेय का कथन कुछ इस प्रकार से है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है या समपूरक होता है। सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विल बी सप्लीमेंट्री और 180। कहने का क्या मतलब है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। ये आपको करना है प्रूव। तो सबसे पहले वही आप गिवन लिखोगे, इसमें भी गिवन में आप क्या लिखोगे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपके पास में ABCD, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है ना। फिर आप दूसरी चीज लिखोगे टू प्रूव, मतलब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको, आमने सामने का योग। तो कोण ए और कोण सी का योग कितना होना चाहिए, 180। कोण बी प्लस कोण डी का योग कितना होना चाहिए, 180। ये चीज़ आपके पास में आपको प्रूव करनी है। फिर आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन, फिर आप लिखोगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें आपको, है ना। इसमें आप क्या कर रहे हो, जो इसका सेंटर है ना, उस सेंटर को आपने डी से मिलाया और उस सेंटर को आपने बी से मिलाया। तो आप क्या लिखोगे, केंद्र, केंद्र ओ को बी व डी से मिलाया। मीट सेंटर ओ टू बी एंड डी। इसके बाद में आप लिखोगे इसमें उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब हो गया प्रूफ, है ना। आप क्या लिखोगे इसमें, प्रूफ लिखोगे, ठीक है। तो समझना इस चीज को, देखना। इसको मैंने नाम क्या दे रखा, ओ दे रखा है। देखो मैं ये जो नीचे वाला कोण है ना, मैं इसको एक्स लिख देता हूँ और ऊपर वाले कोण को मैं वाई लिख देता हूँ। अब ये कहाँ काम आएगा, अभी क्लियर हो जाएगा। तो देखो आप पहले ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हो, इस चीज़ को, कि आपने जो एंगल DOB है उसको आपने दे दिया x डिग्री नाम, और ऊपर वाला कौन सा आपका, ऊपर वाला भी DOB है ना। चलो रहने दो, फिर ये वैसे जरूरत तो नहीं है, इसको रहने दो। हमने इसमें क्लेरिफाई कर दिया ना, डायग्राम में क्लेरिफाई हो जाएगा। अब देखो एक बार आप क्या ले लोग इसमें DAB चाप, एक बार तो आर्क जो है ना आपका, आर्क DAB, ये आर्क दिख रहा है आपको। इस DAB आर्क द्वारा सेंटर पर बना कोण तो कौन सा है, x है। और इसी आर्क द्वारा जो सर्किल की जो शेष है, आपकी जो परिधि है, उस पर बना हुआ कौन कौन सा यहाँ पे, C है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि चाप DAB द्वारा केंद्र पर बना कोण x डिग्री तथा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण C है। बना कोण कौन सा है, C है। देखो इसके लिए आपको मैं एक चीज समझाता हूं। मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी, AOB बराबर 2ACB। उसमें क्या था कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसके शेष भाग पर बने कोण के क्या होता है, दुगुना होता है। तो आपके पास में केंद्र पर तो बना कोण कौन सा, x डिग्री है, शेष भाग पर बना कोण कौन सा है, C है। तो C का क्या होगा, दुगुना होगा। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, कोण C जो है वो अक्ष का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। एक ही चीज है दोनों। आप एक काम करना, कोष्टक में वो स्टेटमेंट जरूर लिख देना इसमें ना, क्योंकि हमने स्टेटमेंट नहीं लिखा ना। स्टेटमेंट में क्या लिखोगे आप, कि किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण के क्या होता है, दुगुना होता है, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये आ गई। इसी प्रकार से आपके पास में दूसरा चाप है, कौन सा, ऊपर वाला चाप DCB। इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण तो y है, और शेष भाग पर बना कोण कौन सा है। देखो आपको ये चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही, शेष भाग का मतलब क्या हो गया। अब देखो मैंने नीचे वाला चाप ले लिया ना, ये मेरा पूरा चाप हो गया। इससे मैंने यहाँ पे इस चाप द्वारा केंद्र पर तो बना कोण x है, शेष भाग ऊपर वाला रह गया। नीचे वाला चाप आ गया ना, ऊपर वाले में कौन सा कोण बन रहा है, C। फिर मैं जैसे ही ऊपर वाला लूंगा तो यहाँ पे देखो ऊपर तो कौन सा बन रहा है, केंद्र पर तो y, और नीचे शेष भाग पर कौन सा है, A है ना। तो आप लिखोगे दूसरा कि चाप DCB द्वारा केंद्र पर बना कोण y डिग्री तथा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण A है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो वहां से, y डिग्री बराबर क्या आपका 2 कोण A। यहां से आपने निकाला किसका मान, 1 का मान। तो 1 का मान क्या हो जाएगा, y डिग्री बट्टा में 2। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखना आप क्या लिख रहे हो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। आपने दोनों इक्वेशंस को जोड़ दिया। तो इधर आपने जोड़ा तो कोण A प्लस कोण C हो गया, इधर आपने जोड़ा तो x डिग्री बट्टा 2 प्लस में y डिग्री बट्टा 2। आपने एलसीएम लिया 2, तो ये क्या हो जाएगा, x डिग्री, x और y नाम दे दो इसको, है ना, x और y रखने दो।
एक्स और वाई हो गया, ठीक है। अब देखो आपके पास में एक्स और वाई दिख रहे हैं आपको, दोनों क्या है, केंद्र पर बने कोण है। तो केंद्र पर चाहे कितने भी कोण बन जाए उन सब का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 360 डिग्री बट्टा में 2 बराबर में क्या आ जाएगा 180। कोण ए प्लस कोण सी का मान आ गया 180। अब अपने यहाँ पे जो 360 लिखा है ना, वो आपको यहाँ पे इसका क्या देना पड़ेगा, आपको रीजन देना पड़ेगा। क्या रीजन दोगे आप लिखोगे कि केंद्र पर बने सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अतः x प्लस वाई बराबर 360। एक्स प्लस वाई का मान आपने कितना रखा, 360। जैसे आपने ये माइनस किया हो गया 180। अब देखना आप a प्लस सी तो आ गया आपके पास में 180, लेकिन अभी आपको b प्लस डी भी चाहिए ना। अब आप क्या जानते हो, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल विल बी 360 डिग्री, है ना। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल विल बी 360 डिग्री। कहने का मतलब क्या है कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, कोण सी प्लस कोण डी कितना हो गया 360 हो गया, 360। अब देखा यहाँ पे कोण बी प्लस कोण डी को मैंने जीटी से लिया, कोण ए और कोण सी इनका सम कितना आ गया आपके पास में 180 आ गया। तो इनका सम आपने लिख दिया 180 बराबर में आपका 360। एंगल बी प्लस एंगल डी, ये जो 180 उस साइड में जाएगा तो 360 डिग्री माइनस होगा जब 180, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आगे चीज में बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो आपको क्या करना है कि रचना करनी है आपको, जो केंद्र आपको उसको डी और बी से, अब देखो जरूरी नहीं आप डी और बी से ही मिलाओ, आप ए और सी से भी मिला सकते हो। ए और सी से मिलाओगे ना तो ये चाप फिर आपके ए बी सी और ए डी सी चाप हो जाएंगे, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसको किसी भी मिला लो, ठीक है। मिलाना लेकिन आमने सामने वाले को किसी, चाहे तो बी और डी को मिला लो, चाहे ए और सी को मिला लो, ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है वो करवाता हूं मैं आपको। देखो तो पेज नंबर बता देता हूं आपको, 239 नंबर पेज पे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। 239 नंबर पेज पे आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। कुछ इस प्रकार से आपका, एक तो आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, एक आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, और उन दोनों के जो केंद्रों के बीच की दूरी है वो 8 सेंटीमीटर है। एक 4 सेंटीमीटर का है, एक 3 सेंटीमीटर का, दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर की है। उन आपको क्या करना, उसकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचनी है। उभयनिष्ठ भी कौन सी, आपको अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा खींचनी है। एक तो होती है आपकी तिर्यक रेखा, एक होती है उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, ठीक है। तो देखना आपको क्या करना उस क्वेश्चन में, स्टेप में बोल रहा हूं उसी प्रकार से आपको लिखनी है, मैं बता भी दूंगा आपको ना। सबसे पहले आपको जो 8 सेंटीमीटर का दे रखा है ना, जो उन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस आपको दे रखी है वो बना लेनी है आपको, ठीक है। कितने सेंटीमीटर का है ये, 8 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे स्टेप फर्स्ट, आप क्या लिखोगे स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में आप क्या लिखोगे, सर्वप्रथम C1 C2 बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। और ये जो C1 और C2 है ना, ये पहले और दूसरे वृत्त के केंद्र। अब इसमें 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर आपकी इच्छा है, कोई सा ही ले लो, चाहे इस 3 को इसको ले लो, चाहे इसको 4 वाले को ले लो, ठीक है। अब मान लो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या, मान लो मैंने इसको मान लो 4 सेंटीमीटर वाला ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने C1 पर जो आपने 4 सेंटीमीटर का वृत्त बना दिया। मैंने ये कहा कि दोनों क्या है, केंद्र आपके 4 और 3 वाले के ना, ये आपका 3 वाला है तो इस पे आपने बना दिया 3 वाले का। या आपने बना दिया 3 सेंटीमीटर का वृत्त, दोनों वृत्त बना दिए। तो सेकंड स्टेप में आप क्या लिखोगे, केंद्र C1 पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, केंद्र C2 पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका C1 और C2 है ना। अब यहां पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, आपको यहां पे एक चीज ध्यान में क्या रखनी है, अगर आपको अनुप्रस्थ आपकी इस प्रकार से होती है स्पर्श रेखा, अनुप्रस्थ जो है इस प्रकार से होती है और तिर्यक आपकी इस प्रकार से होती है ना। तो आपको जब अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा बनवाता है ना, तो इसमें आपको क्या करना होता है, दोनों जो त्रिज्याएं हैं उनके बीच की
डिस्टेंस आप सॉरी उनका बीच का जो अंतर है वो निकालना होता है आपको, है ना, दोनों त्रिज्याओं के बीच का अंतर। तो एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, दोनों का अंतर कितना हुआ 1 सेंटीमीटर का ना। 4 - 3 कितना हो गया 1। वो जो 1 सेंटीमीटर है ना उसका भी आपको वृत्त बनाना होता है, और वो वृत्त कहाँ बनाओगे आप, जो बड़े वाले वृत्त है उसका वृत्त कहाँ बनेगा, जो आपका बड़े वाला वृत्त है। यह आपने बना दिया इसको, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बताया आपको, जब आपको अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा बनानी होती है तो दोनों त्रिज्याओं का अंतर करो, जो अंतर आया उतनी त्रिज्या का आपको वृत्त बनाना है बड़े वृत्त के अंदर। और अगर यही आपको अगर वो तिर्यक वाला पूछता ना, वहां पे आपको क्या करना होता, आपको दोनों का करना होता योग, दोनों त्रिज्याओं का योग करना होता, और जो छोटा वृत्त है उसके ऊपर वो वृत्त बनता, फिर मतलब उसके बाहर बनता, उसी केंद्र पर बनता। कहने का मतलब ये है, यहां तक आ गया। अब आपको जो स्टेप 4 है उसमें क्या करना होगा, C1 C2 का आपको करना होगा लंब समद्विभाजन। तो आप जैसे C1 C2 का लंब समद्विभाजन करोगे वो कुछ इस प्रकार से जाएगा आपका। लंब समद्विभाजन कैसे करते हैं आपको पता है ना, प्रकार को आधे से ज्यादा खोलो, ऊपर चाप काटो नीचे काटो, फिर इधर से काटो, इधर काटा इधर काटा, जहां कटे उन दोनों को मिला दो। अब आपको क्या करना है, ये इस जहां पे ये कट कर रहा है वहां से आप एक साइड वाला खोल लो इसको प्रकार को, और आपको एक सर्किल बनाना है। और ये जो सर्किल है ना ये बनाना है डॉट डॉट में। ये जो आपको सर्किल बनाना है ना ये बनाना है आपको डॉटेड लाइन में, ठीक है, मतलब ये क्लियरली आपको अलग दिखना चाहिए, ये डॉटेड लाइन में अलग दिखना चाहिए आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये जो सर्किल आपने डॉट लाइन में बनाए, ये जो 1 सेंटीमीटर वाले को जहां पर काटता है ना उसको आपको क्या करना है, आगे बढ़ा देना है। मतलब ऐसे मान लो कि आपका जो वृत्त है डॉट लाइन वाला, ये छोटे वाले वृत्त को पी पर काट रहे हैं, आप क्या लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में, C1 को P से मिलाया, C1 को P से मिलाते हुए आगे बढ़ाया, C1 को P से मिलाते हुए आगे बढ़ाया, और इस पीक को जो है ना आपको इससे भी मिलाना है। किससे मिलाना है, दूसरे वृत्त के केंद्र से भी आपको मिलाना है। इसी पी को आपको दूसरे वृत्त के केंद्र से भी आपको मिलाना है, और इसी पी से आपको आगे बढ़ाते हुए इसको यहां पे रखना है। अब देखो आगे क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, ये जो पी और जो C2 की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी से आपको यहां से इस वृत्त पे क्या काटना है, चाप काटना है। तो मैंने देखो क्या किया है, ये मैंने यहां से इसको मिलाया, यहां पर मिल गया। अब ये जो PC2 है इतना मैं प्रकार से खोल लूंगा और यहां पर रख के फिर इस पे चाप काटूंगा। मैंने यहां पे रखा और मैंने इस पे क्या काट दिया, इसे चाप काट दिया, ठीक है। जैसे ही चाप काटा फिर मैंने इसको यहां से इस पे ऐसे मिला दिया इसको, ठीक है। आप प्रकार से निकालोगे ज्यादा अच्छे से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक स्पर्श रेखा तो ये हो गई। इसी प्रकार से सेम आप नीचे बनाओगे, कैसे, जैसे मान लो यहां पे इसको क्यू पे काट रहे हैं नीचे, है ना, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इस क्यू को इस C2 से मिलाओगे, मिला दिया, फिर इसको इसे नीचे भी मिलाओगे, फिर जितना ये क्यू C2 बनाना यहां से इतना ही यहां से लेके आप इस पे चाप काटोगे। तो फॉर एग्जांपल आपका चाप यहां पे कट गया, ठीक है। इस प्रकार से आपकी दूसरी स्पर्श रेखा हो जाएगी, और इस प्रकार से आपकी दोनों स्पर्श रेखाएं, अब इनको आप नाम दे दो। जैसे मान लो यहाँ पे ए और बी नाम दे दिया आपने, यहाँ पे आपने सी और डी नाम दे दिया, तो आपको नाम साथ साथ में लिखते जाने। अब मैं एक एक स्टेप फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टेप में आप क्या करोगे, जो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी है वो रेखाखंड आप खींचोगे, फिर जो दोनों केंद्र हैं उन पे आप दोनों वृत्त बनाओगे, मैं इसके बता रहा हूँ ना। फिर आपको क्या करना है, दोनों त्रिज्याओं का अंतर लेना है। वो त्रिज्या का जो अंतर आया है अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा में लेंगे अंतर, और तिर्यक स्पर्श रेखा जब बनाएंगे तो वहां पे लेंगे योग त्रिज्याओं का, ठीक है। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, अंतर ले रहे हैं। अंतर जो भी आया उतनी त्रिज्या का आपको वृत्त बनाना है बड़े वृत्त के अंदर, ठीक है। बड़े वृत्त के अंदर बना दिया, फिर आपको क्या करना है, उस जो C1 C2 जो 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड आपने खींचा उसका करना आपको लंब समद्विभाजन। वो लंब समद्विभाजन छोटे वृत्त को जहां कट करता है, जहां कट करता है वहां पे आप नाम दे दोगे। जहां पे कट करता है उसको दूसरे वृत्त के केंद्र से आप मिलाओगे, दूसरे वृत्त के केंद्र से मिलाओगे, फिर उसी को उससे वृत्त के केंद्र से आगे बढ़ाते हुए मिलाओगे। तो ये जो दूरी बनेगी ना उतना ही आपको चाप काटना है यहां से दूसरे वृत्त पर, तो वही क्या हो जाएगी, फिर उसकी स्पर्श रेखा हो जाएगी, ठीक है। और बाकी जो है ना, मैंने कहा कि टेलीग्राम चैनल पे मैं लिंक भी मैं डालता हूं और फिर से मैं डाल दूंगा, कोई समस्या होता है वहां पे भी इसको बता सकते हो।
ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। मैं इससे जो 100 क्वेश्चन होगा आपका जो फॉर्मेट है, इसमें छोटे से छोटे क्वेश्चन भी लेके आऊँगा और जो बड़े से बड़े क्वेश्चन है वो भी लेके आऊँगा। मतलब बड़े क्वेश्चन भी हैं, छोटे क्वेश्चन भी है, सारा मेरे दूल्हा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।